हेलो, हाय, गुड इवनिंग, नमस्ते, गुड मॉर्निंग भी कह सकता हूँ, बट अभी शाम हो रही है। 8:30 बज रहे हैं। तो गुड इवनिंग गाइस। आज की जो क्लास है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज से हम इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट करने वाले हैं। और किसी भी चीज़ को व्यक्त करने के लिए लैंग्वेज में आपको सेंटेंस की ज़रूरत पड़ती है ना। तो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए या कोई भी चीज़ को बताने के लिए तो हम लोग उसी टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, दैट इज सेंटेंस। उससे पहले एक कोर्स है, चलिए पढ़ लेते हैं। चूंकि ये वीडियो रिकॉर्डेड है लाइव, तो पता नहीं क्या ही इशूज़ हैं यूट्यूब को, समझ में ही नहीं आ रहा है। पता नहीं लाइव किस दिन मिलना होगा आप लोग से। द हार्डेस्ट पार्ट इज स्टार्टिंग। सबसे ज़्यादा हार्ड पार्ट है स्टार्टिंग। जब मैं भी ये शुरू कर रहा था तो मत ही पूछो यार। मुझे तो ऐसा लग रहा था कैमरा भी नहीं फेस कर पा रहा था मैं। बट नाउ एवरीथिंग इज फाइन, है ना। वंस यू गेट दैट आउट ऑफ द वे, यू विल फाइंड द रेस्ट ऑफ द जर्नी मच इजियर। पता नहीं कितनी सही है, बट हाँ सही तो है। क्योंकि व्हेन आई वॉज अबाउट टू स्टार्ट, बहुत ज़्यादा हार्ड फेजेस थे आपके भी जीवन में। जब आप इंग्लिश पढ़ना शुरू करोगे, अगर आपका थोड़ा सा भी बेस वीक है तो आपको पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा, किताब खोलते ही नींद आएगी। या फिर आप शुरू भी करते होंगे तो भी वो हैबिट में नहीं रह पाती हुई। और जब तक लैंग्वेज हैबिट में नहीं है तब तक आपको दिक्कत आएगी ही आएगी, है ना। हम लोग चलिए क्लास शुरू करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम अतुल कुमार अमन है और मैं फाउंडर हूं आई क्यू हंट का। एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल, दैट इज आई क्यू हंट। चलिए, ये वीडियो आपके लिए, अगर आप बीपीएससी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, 6 to 8, 9 to 10 या 11 12 की किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, आपको ये हेल्प करेगी। एसएससी, अगर आप एसएससी का एग्जाम देना चाहते हैं या कोई भी जनरल कंपटीशन देना चाहते हैं, उसमें ये टॉपिक आता ही है और ये आपको 100% हेल्प करेगा। हाई स्कूल, मतलब जो बच्चे हैं जो 9 10 11 12 में रहते हैं, उनको भी अगर ऐसा लगता है कि उनको पढ़ने की ज़रूरत है तो ये वीडियो उनके लिए भी है। क्योंकि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, है ना। बहुत बड़ा कोई 30 मार्क खान जाता कॉन्सेप्ट तो है नहीं सेंटेंस में। तो चलिए, एकदम इजी पीजी है, वहीं से पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेनी है। फ्रेज, फ्रेज क्या होता है? सेंटेंस का ही एक पार्ट होता है फ्रेज, जिसको हम लोग फ्रेज बोलते हैं। फ्रेज नहीं पता? कोई नहीं, अभी जान जाएंगे, है ना। इतना बड़ा सेंटेंस है, मान लेते हैं इधर का जो सेंटेंस है, अगर ये बच गया, इसको हटा देते हैं तो ये क्या बच जाएगा? इसको क्या बोलेंगे? फ्रेज। क्या बोलेंगे? फ्रेज। आई होप बातें क्लियर हो। अच्छा, इधर में क्या होता है बेसिकली? सब्जेक्ट और वर्ब। क्या होता है? सब्जेक्ट और वर्ब। और फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब मिसिंग होती है। इससे पहले मैं बता दूं आपको, इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल एक अल्फ़ाबेट होता है। अगर आपको लग रहा है कि 26 होती है तो बिल्कुल गलत हो आप। एक अल्फ़ाबेट होता है, 26 लेटर्स होते हैं। उसमें से 5 वॉवेल होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, समझ गए? चलिए, एकदम टेंशन लेने जैसा कुछ है ही नहीं, मज़े से पढ़ेंगे हम लोग, है ना। इसका एक एग्जाम्पल है, फ्रेज समझ लीजिए क्या होता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, वो मिलकर के सेंटेंस बनाते हैं और सेंटेंस का ही एक हिस्सा है। क्योंकि इसको फ्रेज को क्या बोलते हैं? वाक्यांश बोलते हैं। वाक्य का अंश, तो आप समझ गए होंगे। इसका काम होता है एड डिटेल्स, मतलब किसी भी सेंटेंस में डिटेल्स ऐड करना। और ये इनकम्प्लीट मीनिंग देता है। और आपको पहले ही एक चीज बता दिया कि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब जो है वो मिसिंग होता है। सब्जेक्ट और वर्ब मिसिंग होते हैं, नहीं पाए जाते। तो आपको कभी फ्रेज पहचानना हो, अगर एग्जाम में आ जाए, तो आप बस लुक फॉर दिस थिंग्स। सब्जेक्ट प्लस वर्ब को ढूंढना शुरू करिएगा, आपको पट्ट से आंसर मिल जाएगा। कहता है ना, पट्ट से हेड शॉट, एकदम पट से हेड शॉट दे दोगे आपको। आप उनको, मतलब सॉरी, आपको कोई नहीं दे देगा। ये चीज़ यहाँ होनी चाहिए। चले, अब इसका एग्जाम्पल है द बुक इज ऑन द टेबल। अब तो आप बोलोगे कि सर ये तो पूरा ही सेंटेंस है, आपने इसमें कैसे डाल दिया? नहीं नहीं सर, बस आपको समझाने के लिए डाला है। समझाने के लिए क्या डाला है, देखिए। द बुक इज, मैंने क्या कहा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं होते। और अगर नहीं होते हैं तो ऑन द टेबल बच जाएगा, है ना। अब आपको यहाँ पे और एक चीज समझ में आई होगी कि जब बुक के ऊपर टेबल रखा जाए तो उस जगह कौन सा प्रेपोजिशन लगाते हैं? ऑन, है ना। प्रेपोजिशन बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, समझ गए होंगे। चलिए, रिया इज इन द बिल्डिंग। अब रिया इसको हम हटा दें, सब्जेक्ट और प्लस वर्ब हट गया तो क्या बच गया? इन द बिल्डिंग। इसका कोई सेंस है? इसका कोई मीनिंग है? हम ही को बताइए। इसका कोई दिक्कत, मतलब मीनिंग है इसमें? नहीं है। जब मीनिंग नहीं है तो इनकम्प्लीट मीनिंग है ना। फ्रेज समझ गए? चलिए अब क्लॉज की ओर चलते हैं। क्लॉज क्या होता है? क्लॉज को बोलते हैं उपवाक्य। क्या बोलते हैं? उपवाक्य। अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो मेरी वीडियो पॉज करके आप लिखेंगे। एक नोटबुक और एक पेन आपके पास होना ही चाहिए। इसको हिंदी में बोलते हैं उपवाक्य। क्या बोलते हैं? उपवाक्य। ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, सेंटेंस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही होगा, है ना। कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट मीनिंग बोथ, इसमें दोनों ही होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, वो भी आपको पता चलेगा। देखिए,
और क्लॉज में और एक चीज आपको सीखने लायक, अच्छा छोड़िए वो बाद में बताएंगे। रिया हैज अ कार विच इज ब्लू इन कलर। रिया की जो कार है, रिया के पास एक कार है, वो किस में है? ब्लू इन कलर है। यहाँ देख रहे हैं, ये जो कार है वो रिया की है, और वो कौन से कलर की है? ब्लू की है ना। अब एक चीज जो है इसमें, मैंने एक चीज कही आपको कि एक होगा कंप्लीट, यहाँ पे देखिए, और एक होगा इनकम्प्लीट, है ना। लिखी हुई चीजें यहाँ पे इसलिए क्योंकि लिख करके पढ़ाने में बहुत ज्यादा समय लगता है, इसीलिए पीपीटी इज अ गुड थिंग। इसके माध्यम से पढ़ाना या एक्सप्लेन करना इजी हो जाता है। रिया हैज अ कार। अब ये वाली जो सेंटेंस है आप देखिए, ये आपको मीनिंग दे रही है। क्या दे रही है? मीनिंग दे रही है। रिया के पास एक कार है, कंप्लीट मीनिंग है, कोई टेंशन नहीं। लेकिन अगर इसको हम हटा दें, 2 मिनट के लिए भूल जाइए इसको कि ये है, अगर ये हम 2 मिनट के लिए भूल जाएं कि ये है, फिर क्या है? विच इज ब्लू इन कलर। क्या ब्लू इन कलर? कुछ पता चल रहा है हमें? कैसा ब्लू इन कलर? कौन सी चीज है? तो जब आपको पता ना चले तो यहाँ पे हमें नहीं समझ में आ रही है, विच इज ब्लू इन कलर। क्या ब्लू इन कलर है? कुछ नहीं। तो दिस इज द थिंग। अब ये जो चीज है, ये आपको जो सेंस दे रहा है या मीनिंग दे रही है, वो कैसी है? इनकम्प्लीट। समझ गए? बस इतना ही चीज समझनी थी हमें क्लोज में। वो कंप्लीट मीनिंग भी देता है और इनकम्प्लीट मीनिंग भी देता है। सेंटेंस। आज तक जब भी आप इंग्लिश में, स्कूल में, कहीं भी पढ़े होंगे या फिर किधर भी, तो सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, है ना। पता ही होगा, इसलिए मैंने डेफिनेशन नहीं लिखी, सीधा लिख दिया। कंप्लीट सेंस और मीनिंग ये क्या देता है आपको? ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और आपको क्या देती है? कंप्लीट सेंस और मीनिंग देती है। मतलब चलिए यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ। अच्छा क्लोज है ना, आगे पता चल ही जाएगा आपको, छोड़िए। देखिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट वर्ब है प्लस ऑब्जेक्ट, ये फॉर्म ये बना लेगा, तो उससे सब्जेक्ट से क्या मिलेगी? कंप्लीट मीनिंग भी आएगी। अब टाइप्स ऑफ, या फिर कोई भी ले लो ना, एक सिंपल सा ही सेंटेंस ले लेते हैं। रिया इज अ क्लेवर गर्ल। तो ये कंप्लीट मीनिंग भी दे रहा है। कौन चालाक लड़की है? रिया चालाक लड़की है। नहीं नहीं, रिया से कुछ भी ऐसा वैसा नहीं है बट बस नाम पसंद आ गया था इसलिए डाल दिया। चलो, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस दो टाइप्स हैं। दो टाइप में पता चलेगा आपको कि ये बेस हैं। एक्चुअली टाइप्स बोल दिया मैंने, ये बेस हैं। क्या बेस हैं? देखिए, बेसिस है। सेंटेंस का जो टाइप्स है वो दो बेसिस पे ट्राई होता है, एक स्ट्रक्चर बेस्ड और एक फंक्शन बेस्ड। पहले हम लोग स्ट्रक्चर बेस्ड करेंगे क्योंकि हमने सब्जेक्ट वर्ब वाले कॉन्सेप्ट से शुरू किया है, तो सब्जेक्ट वर्ब वाले को ही कंटिन्यू रखेंगे। पहले हम लोग वो करेंगे, फिर आगे वाले क्लास में हम लोग करेंगे फंक्शन बेस्ड। चलिए, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या चीज होती है? कंटेन्स ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। एक सिंगल इंडिपेंडेंट क्लॉज को कंटेन करती है। जैसे रिया हैज अ ब्लू कार। रिया के पास क्या है? एक ब्लू कार है। बस, काम खत्म। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? क्लॉज आपने पढ़ा, उसमें दो आप समझ लीजिए, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या हो गया कि रिया हैज अ ब्लू कार, तो ये अपने आप में पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, इसके आगे कोई सेंटेंस है ही नहीं, है ना। रिया इज अ ब्लू कार, अगर ये फॉलोड अप हो जाए विच इज वेरी एक्सपेंसिव, इसका मतलब क्या है? विच इज वेरी एक्सपेंसिव। रिया इज अ ब्लू कार विच इज वेरी एक्सपेंसिव। तो अब आपको वही सेम वाला फॉर्मूला लगा लीजिए जो पीछे लगाए थे अभी, ये अलग हो गया। अब ये जो सेंटेंस है इसको अगर भूल जाते हैं ये वाला, तो इसका कोई मतलब रह गया? विच इज वेरी एक्सपेंसिव, क्या वेरी एक्सपेंसिव है? नहीं ना, जवाब नहीं मिल रहा है ना। तो ये एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज इसमें नहीं लगता है। अगर कोई पूछ दे कि सिंपल सेंटेंस में डिपेंडेंट क्लॉज होता है क्या, एग्जाम में अगर ऑप्शंस दे करके पूछ दे, तो एकदम खड़ाक से बोल दोगे नहीं होता है ना। इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। कौन बताया था? अतुल सर बताए थे। चलो, अब है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल खत्म हो गया, अब हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स तो समझ ही गए होगे, जीवन में भी कितनी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज है, बट ठीक है, धीरे धीरे सबको सॉल्व ही तो करना है ना। चाले नहीं रहेगा तो जीवन जीने का मजा क्या, है ना। वो एक कवि है, क्या बोलते हैं वो, कि वो भी कैसा जीवन रहा होगा जिसके जीवन में कोई युद्ध ही नहीं होगा, है ना। जीवन में युद्ध बहुत जरूरी है। चलो,
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, इसमें दो चीजें आपको मिलेगी, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज भी मिलेगा, एक डिपेंडेंट क्लॉज भी मिलेगा। यहाँ जो आपने देखा, जो उसके नीचे मैंने लिखा था विच इज वेरी एक्सपेंसिव, वो क्या था, डिपेंडेंट क्लॉज था। वो किस पे डिपेंडेंट था, ऊपर वाले पे। तो अब इस चीज को समझने की हम कोशिश करेंगे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है। कंटेन्स वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज को क्या बोलते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोलते हैं। सर प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है, मेन क्लॉज क्या होता है, सब बताऊंगा, कोई टेंशन नहीं है। देखो, रिया इज ए ब्लू कार विच इज वेरी फास्ट। रिया के पास जो ब्लू कार है वो बहुत ही ज्यादा तेज है, पहले एक्सपेंसिव था अब तेज है। तो अब इसको देखो, इसमें भी सेम सेंटेंस मैंने कहा था, सब्जेक्ट वर्ब को नहीं भूलना है, सब्जेक्ट वर्ब की ट्रिक को हमेशा याद रखना है। सब्जेक्ट वन, वर्ब वन। अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट वन है प्लस वर्ब वन, विच इज वेरी एक्सपेंसिव। इसमें और कोई वर्ब सब्जेक्ट है क्या, देखो ये सब्जेक्ट वन है, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट या वर्ब टू है, सब्जेक्ट टू वर्ब टू। तो सब्जेक्ट टू भी हमें मिला और सब्जेक्ट वर्ब टू भी मिला। दो सब्जेक्ट और दो वर्ब मिले और दोनों को ज्वाइन कौन कर रहा है, विच, दैट इज कॉल्ड कंजंक्शन। कौन सा कंजंक्शन, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन। जब किसी वाक्य में सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन आ जाए, सब ऑर्डिनेट क्या होता है, कोई इतना बड़ा है, हो सकता है कोई इतना छोटा हो, तो जो इस वाले बड़े वाले से छोटा हो उसको बोलते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और जो बड़ा वाला है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। मतलब अगर दो सेम हाइट के या सेम पर्सनालिटी के या सेम ओहदे के जब लोग होते हैं, सेम अथॉरिटी के, तो उसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। बट अगर कोई ऐसा हो जो ये शो कर रहा हो कि एक छोटा है एक बड़ा है, तो उसको क्या बोल देते हैं, सब ऑर्डिनेट, है ना। तो चलो, रिया इज अ ब्लू कार विच इज वेरी फास्ट। तो अब रिया इज अ ब्लू कार को अगर हम हटा दें, एकदम निकाल करके फेंक दें, तो विच इज ब्लू कार, विच इज वेरी फास्ट, बच्चा क्या फास्ट है नहीं पता ना। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, अगर मैं इसको यहां पे ये लिख दूं कि रीता हैज अ ब्लू कार which is very fast। अब देखो, ये डिपेंडेंट है, नीचे वाला जो क्लॉज है विच इज वेरी फास्ट, ये डिपेंडेंट है, क्योंकि यहाँ पे रिया था तो उसका कार फास्ट हो जा रहा था, यहाँ पे अब रीटा है तो उसका कार फास्ट हो जा रहा है। तो जब दोनों ही चीजें हो रही है और ये डिसाइड कर रहा है कि ये क्या होगा, तो ऊपर वाला क्या हो गया, इंडिपेंडेंट क्लॉज, और नीचे वाला क्या हो गया, डिपेंडेंट क्लॉज, और दोनों को जोड़ कौन रहा है, विच, जो क्या है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जब सब्जेक्ट और वर्ब को दूसरे सब्जेक्ट और वर्ब से कोई सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जोड़े तो उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, जैसे ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एग्जाम में आ जाएगा, दो सब्जेक्ट दो वर्ब के लिए भागोगे, ठीक है, और साथ में सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ढूंढना है। ठीक है सर, कोऑर्डिनेटिंग हो गया तो क्या करना है, अगर कोऑर्डिनेटिंग हो गया तो आपके समझ में ये चीज आ जानी चाहिए कि वो कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा, है ना। देखिए यहाँ पे, अब कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, चार होते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, कंडेंस टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। इसमें सिर्फ इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे, चाहे ये जहां भी जाएगा ये इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के साथ ही रहेगा, है ना। कंटेन्स पता ही चल गया। अब अगेन उसी एग्जांपल पे आ जाइए, रिया हैज अ ब्लू कार एंड सैरा हैज अ ब्लैक वन। अब रिया के पास भी ब्लू कार है और सैरा के पास भी कार है, लेकिन उसके पास कौन सा कलर है, ब्लैक वन। और यहाँ पे जो कनेक्ट कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, एंड। और एंड क्या है, देखिए रिया भी सेम लेवल पे, उसके भी पास कार है, ये भी इसके पास क्या है, ब्लैक कार है, बस कलर का ही तो फर्क है तो सेम ही लेवल पे, है ना। तो रिया हैज अ ब्लू कार एंड सारा हैज अ ब्लैक वन, और बीच में कनेक्ट कौन कर रहा है, एंड। और एंड क्या होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, बीच में कंजंक्शन, कौन सा कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, समझ गए, कंजंक्शन भी पढ़ा दो क्या नहीं नहीं, अभी सेंटेंस खत्म कर लो, इसके बाद कंजंक्शन वगैरह या फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो क्लास चलेगी तो फिर उसके बाद वो भी बता दूंगा। हाई स्कूल वाले बच्चे समझ में आ रहा है ना। और अगर आप कोई भी एसएससी या फिर कोई भी केवीएस डीडब्ल्यूएस भी किसी भी एग्जाम के लिए देख रहे हैं, आपको ये 100% हेल्प करेगा, परेशान लेने ऐसी कोई बात। इस ट्रिक से आप याद रखेंगे एकदम, इस ट्रिक को भूलना नहीं है। सब्जेक्ट वर्ब, बीच में कंजंक्शन और सब्जेक्ट वर्ब, जब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ जाए तो वो सेंटेंस क्या हो जाएगी, कंपाउंड सेंटेंस, और सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ जाए तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस।
मेरी बात समझ में आई? सर इतना सारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस वगैरह होगा, याद कैसे रखेंगे? बस इतना ही है भाई। फैन वॉइस। एफ का मतलब फोर, ए का मतलब एंड जो यहाँ पे आया है, एन का मतलब नॉर, बी का मतलब बॉयज, अरे यार बॉयज ही लिख दिया, बट, ओ का मतलब और, वाई का मतलब येट, एस का मतलब सो। बस इतना ही है। फोर एंड नॉर बट और येट सो, इतना ही कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। कोऑर्डिनेटिंग कौन होता है? जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि मेरा कलीग है, कलीग मतलब क्या होता है? को लग गया ना उसके आगे, तो वो लोग दोनों सेम लेवल पे काम कर रहे होंगे। सब ऑर्डिनेट में क्या हो जाता है? ये जो है मान लेते हैं, अरे सबसे अच्छा यूपीएससी का एग्जांपल, वो आईएएस पीसीएस बनते हैं ना, तो जो आईएएस होगा तो उसको एक वो मिलता है ना, क्या बोलते हैं, सेक्रेटरी टाइप्स, कुछ पीएस पर्सनल सेक्रेटरी टाइप्स, तो वो सब क्या हो गए, या उनके नीचे जो ऑफिसर्स होंगे वो सब क्या हो गए? सबऑर्डिनेट्स हो गए, है ना? सबऑर्डिनेट्स जब यहाँ से कोई छोटा हो, लेकिन कोऑर्डिनेट्स मतलब दोनों सेम लेवल पे हो। समझ गए? यहाँ तक याद रहेगी? कोई दिक्कत दुख दर्द पीड़ा समस्या है भी तो कमेंट कर देना, बता देंगे मतलब क्या ही दिक्कत दुख दर्द पीड़ा है आपको। अब है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, ये सबसे इजी है और एग्जाम में आने के चांसेस, तुम्हारा नसीब ही खराब हुआ तो आ जाएगा। बाकी ऐसे नहीं आता, बहुत जल्दी नहीं आता, एकदम रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है। बट ठीक है तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है हमारे पास। देखो, अब है, इसको ना सीधा एग्जांपल से समझ लो, इसको तुम ऐसे समझो, सब्जेक्ट वर्ब कॉमा, सब्जेक्ट वर्ब, क्या हो गया है आज, मेरा हाथ क्यों नहीं काम कर रहा, कॉमा, बस इसके बाद और एक सब्जेक्ट वर्ब, ये यहाँ पे होगा कंजंक्शन। मतलब तीन जब आ जाएं सब्जेक्ट वर्ब के या उससे भी ज्यादा रहे, तो भी बीच में जो कंजंक्शन होगा वही डिसाइड करेगा कि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है। या तुम तीन का देख लोगे तो पता ही चल जाएगा तुम्हें कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ऊपर से बोलो या नीचे से, बात बराबर है। रिया इज अ ब्लू कार, रिया के पास ऑलरेडी ब्लू वाला कार था। एंड आई हैव अ रेड सेडान, मेरे पास रेड सेडान है। एंड सारा हैज अ ब्लैक वन, तो मान करके चलते हैं तीनों के पास कार ही है, मतलब सैरा के भी पास है, रिया के भी पास है और मेरे भी पास। रिया हैज अ ब्लू कार, है ना, सब्जेक्ट वर्ब, आई हैव अ रेड वन, सब्जेक्ट वर्ब, सैरा हैज सब्जेक्ट वर्ब, जोड़ कौन रहा है? कंजंक्शन। बस यही समझना था, इसी में सेंटेंस का चारों टाइप का गेम खत्म। ठीक है? अब फ्रेज और क्लॉजेस के भी टाइप होते हैं, उसके लिए एक अलग वीडियो आ जाएगी, क्योंकि इन सब में डालना उनको उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, वो दोनों के टाइप्स के अलग वीडियोस आ जाएंगे। यहाँ तक आपका खत्म होता है आई थिंक, ये आपका होमवर्क है, आप बना लेंगे। ठीक है? और आप नीचे में कमेंट कर देंगे कौन सा नंबर के साथ साथ आप कमेंट कर देंगे, मैं चेक करके नेक्स्ट क्लास में अगर आपकी कमेंट्स आ गई तो मैं बता दूंगा। और भी किसी टॉपिक पे अगर वीडियोस चाहिए, या ये जो इंस्टीट्यूट है बेसिकली हम लोग सारा ही डील करते हैं, 6 to 12 है, सी टेट जे टेट है, ये हमारे ही इंस्टीट्यूट के लिए एक डेमो टाइप वीडियो समझ सकते हैं, है ना? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ऐसे कंटेंट आपको मिलते ही रहेंगे। और इतना इजी से सेंटेंस मुझे नहीं लगता यूट्यूब पे किसी ने समझाया होगा, तो हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द बेल आइकन एंड डू सब्सक्राइब अस, है ना? और अगर आप हमारे लोकेलिटी से देख रहे हैं ये वीडियो, तो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि हमारे यहाँ 6 to 10 का 12th का जो बैचेस है वो कम्प्लीटली स्टार्ट हो गया है। हमारे पास बस 10 to 11 मंथ्स है टू एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर का एकेडमिक्स में, और कॉम्पिटिटिव में सीटेट वगैरह के भी बैचेस हैं। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं सिर्फ इस नंबर पे, अगर आप हमें कोई लोकल से देख रहे हैं तो। हमारा इंस्टीट्यूट चूल्हा देवघर झारखंड में है, तो आपको श्योर एंड सर्टन हेल्प मिलेगी हर एक तरह की। अगर आप एकेडमिक से हैं, थोड़े बहुत कॉम्पिटिटिव से, थोड़े बहुत नहीं, अगर कॉम्पिटिटिव से हैं तो भी हमें कॉल कर सकते हैं, है ना? जो भी बैचेस रहेंगे आपको एनरोल करा दिया जाएगा। लेकिन अगर आप हाई स्कूल्स वगैरह में हैं तो अभी ज्वाइन करिए, क्योंकि आपकी इंग्लिश इतनी ज़्यादा वीक होगी कि आप सोच भी नहीं सकते। और अगर आप आपने नहीं किया तो जैसे पहले से चलता आ रहा है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, आगे भी चलता ही रहेगा। चलिए, इसी बात के लिए अब आगे वाले वीडियो में मिलते हैं, उसमें हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे, याद है फंक्शन बेस्ड बताया था मैंने वो। चलिए, तब तक के लिए गुड नाइट।